दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम भारतीय राजनीति की एक ऐसी अविश्वसनीय और उतार चढ़ाव से भरी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश की राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी। ये कहानी है मायावती की। जरा सोचिए, दिल्ली की तंग झुग्गियों से निकलकर हाशिए पर पड़े समाज से उठकर सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचना, ये कोई आम बात नहीं है। आज हम इसी सफर को गहराई से समझेंगे, जो जितना प्रेरणादायक है उतना ही विवादों से भी घिरा हुआ है। अब देखिए, हर बड़ी कहानी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो सब कुछ बदल देता है। जब एक युवा मायावती ने कांशीराम से कहा कि वो आईएएस अधिकारी बनना चाहती हैं, तो कांशीराम ने उनके सामने एक बहुत बड़ा नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इतना बड़ा नेता बनाऊंगा कि कई कलेक्टर फाइलें लेकर तुम्हारे आदेश का इंतजार करेंगे। बस इसी एक पल ने मायावती की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का पैमाना हमेशा के लिए तय कर दिया। आज के इस विश्लेषण में हम इस कहानी को 6 अहम हिस्सों में समझने वाले हैं। उनके आईएएस के सपने से लेकर शुरुआती चुनावी संघर्ष, ऐतिहासिक गेस्ट हाउस कांड, मुख्यमंत्री के रूप में उनकी मशहूर सोशल इंजीनियरिंग, उनकी सरकार की उपलब्धियां और विवाद, और आखिर में उनके मौजूदा चुनावी पतन के कारणों पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 1 की, आईएएस का सपना और कांशीराम। ये सफर शुरू होता है 1956 में, दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती से। बचपन से ही उन्होंने अपने ही घर में भेदभाव का सामना किया, जहां लड़कों को ज्यादा तरजीह दी जाती थी। इस सामाजिक अन्याय से लड़ने के लिए उन्होंने आईएएस बनने की ठान ली। लेकिन असली बदलाव आया 1977 में। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कद्दावर मंत्री राजनारायण ने अपने भाषण में जब हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, तो 21 साल की मायावती ने सीधे मंच पर जाकर उन्हें जमकर फटकार लगाई। उनका ये निडर और आक्रामक अंदाज बामसेफ के नेताओं और कांशीराम की नजरों में आ गया। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। एक तरफ पिता का सख्त अल्टीमेटम था, या तो आईएएस की तैयारी करो या फिर घर छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ कांशीराम का मिशन था, जो चाहते थे कि वो अपना पूरा जीवन दलित आंदोलन को समर्पित कर दें। मायावती ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी नौकरी की जमा पूंजी उठाई, अपना घर छोड़ा और पूरी तरह से कांशीराम के राजनीतिक मिशन के साथ जुड़ गईं। आइए अब उनके सक्रिय राजनीति में प्रवेश की ओर बढ़ते हैं। और जैसा कि अक्सर होता है, शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। ये आंकड़े वाकई उनकी जबरदस्त दृढ़ता को दिखाते हैं। 1984 में कैराना, 1985 में बिजनौर और 1987 में हरिद्वार। लगातार 3 लोकसभा चुनावों में करारी हार। लेकिन क्या वो रुकी? बिल्कुल नहीं। लगातार जमीनी मेहनत के दम पर आखिरकार 1989 में बिजनौर लोकसभा सीट से उन्होंने जीत हासिल की और पहली बार संसद की सीढ़ियां चढ़ीं। खैर, संसद पहुंचने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुईं। वहां उनका सामना गहरे पूर्वाग्रहों से हुआ। उनका साधारण पहनावा, देसी अंदाज और बेबाक बोलने का तरीका कई एलीट सांसदों को खटकता था। उनका मजाक उड़ाया जाता था, यहां तक कि कुछ ने उनकी अपीयरेंस को लेकर अजीबोगरीब शिकायतें भी कीं। लेकिन इन सब के बावजूद मायावती कभी पीछे नहीं हटी और पूरी ताकत से अपनी आवाज उठाती रहीं। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के एक ऐसे खौफनाक और निर्णायक मोड़ पर जिसने पूरी सियासत को हिला के रख दिया। तारीख थी 2 जून 1995। जगह लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस। इसे जरा ध्यान से समझिएगा। एसपी और बीएसपी का गठबंधन टूट चुका था। मायावती तत्कालीन सरकार से समर्थन वापस लेकर बीजेपी के समर्थन से अपनी खुद की सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी। और जैसे ही इस बात की भनक लगी, एक बेकाबू भीड़ और कुछ कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया। बीएसपी के विधायकों को पीटा गया, जबरन हस्ताक्षर कराए गए। हालात इतने बिगड़ गए कि मायावती को अपनी जान बचाने के लिए खुद को एक कमरे में बंद करना पड़ा। दरवाजे तोड़े जाने की धमकियां दी जा रही थीं। ठीक उसी वक्त बीजेपी के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी वहां पहुंचे और उन्हें उस हिंसक भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। ये वो घटना थी जिसने एक ऐसी कड़वी राजनीतिक दुश्मनी की नींव रखी जो दशकों तक चली। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे अहम पहलू देखिए। इस जानलेवा हमले से बचकर निकलने के ठीक अगले ही दिन 3 जून 1995 को मायावती ने देश के सबसे बड़े राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। बिना किसी प्रशासनिक अनुभव के सीधे सत्ता के शीर्ष पर बैठना। तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इसे बिल्कुल सही मायनों में लोकतंत्र का चमत्कार कहा था। चलिए अब उनकी प्रशासनिक रणनीति और उस राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक को समझते हैं जिसने उन्हें अजेय बना दिया। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने बहुत तेजी से काम शुरू किया।
सबसे पहले प्रमुख प्रशासनिक पदों पर दलित अधिकारियों को बैठाया गया। इसके बाद अंबेडकर ग्राम योजना के तहत बड़े स्तर पर विकास कार्य हुए। लेकिन एक दूरदर्शी नेता की तरह वो समझ गई थीं कि सिर्फ एक ही समुदाय के वोट बैंक से लंबे समय तक राज नहीं किया जा सकता, और यहीं से सवर्णों को साथ लाने की रणनीति तैयार हुई। और इस बदलाव को इन दो नारों से बेहतर और कुछ नहीं समझा सकता। जो पार्टी कभी आक्रामक रूप से सवर्णों के खिलाफ खड़ी थी, उसने 2007 आते आते अपना रुख पूरी तरह बदल लिया। उनका नया नारा था, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसे ही कहते हैं असल सोशल इंजीनियरिंग, जिसने दलितों और ब्राह्मणों को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। और इस सोशल इंजीनियरिंग का नतीजा क्या हुआ? 206 सीटें। 2007 के यूपी विधानसभा चुनावों में उन्होंने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये उनकी रणनीति की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। अब बात करते हैं उनके काम और उनसे जुड़े विवादों की। पूर्ण बहुमत की इस ताकत ने बड़े फैसलों के साथ साथ बड़े विवादों को भी जन्म दिया। उनके इस दौर को हम दो बिल्कुल अलग चश्मों से देख सकते हैं। एक तरफ सख्त कानून व्यवस्था कायम हुई, यमुना एक्सप्रेसवे, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और नोएडा मेट्रो जैसे विशाल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सामने आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ताज कॉरिडोर केस, आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोप और दलित नायकों की मूर्तियों और पार्कों पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए को लेकर उनकी सरकार हमेशा सवालों और विवादों के घेरे में रही। तो इतनी बड़ी राजनीतिक ताकत हासिल करने के बाद आखिर उनका पतन कैसे शुरू हुआ? आइए उनके चुनावी ग्राफ में आई इस बड़ी गिरावट को समझते हैं। इन आंकड़ों को देखिए, ये गिरावट वाकई चौंकाने वाली है। 2007 में जहां उनके पास 206 सीटों का भारी बहुमत था, वहीं 2012 में वो घटकर 80 पर आ गईं और 2017 आते आते उनकी पार्टी महज 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। ये साफ इशारा था कि उनका मजबूत वोट बैंक अब खिसक रहा था। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक झटका लगा 2014 के राष्ट्रीय लोकसभा चुनावों में। शून्य। जी हां, पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। 25 सालों में ये उनकी सबसे बड़ी हार थी, जिसने केंद्र की सत्ता में आने की उनकी सभी उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया। और अगर आज की बात करें तो चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। 2019 में उन्होंने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर एसपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन वोट ट्रांसफर ना हो पाने के कारण ये प्रयोग भी फेल हो गया। और अब चंद्रशेखर आजाद और उनकी आजाद समाज पार्टी जैसे नए युवा नेताओं के मैदान में आने से उनका जो कोर दलित वोट बैंक है, वो भी सीधे तौर पर बंटने के खतरे में है। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या भारतीय राजनीति की ये आयरन लेडी एक बार फिर से वापसी कर पाएगी, या फिर मायावती की उस जादुई सोशल इंजीनियरिंग का युग अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? इसका सटीक जवाब तो आने वाले वक्त और चुनाव ही देंगे। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।